भारत की औपनिवेशिक यात्रा को समझने के लिए केवल तिथियां, नेता और घटनाएं पर्याप्त नहीं हैं। इतिहास की वास्तविक गति अक्सर भू राजनीति, सैन्य शक्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैचारिक मिथकों द्वारा निर्धारित होती है। लेखक का ये परिचय इसी बिंदु से शुरू होता है कि भारत की स्वतंत्रता, उसका विभाजन और ब्रिटिश राज की संपूर्ण संरचना को केवल गांधी और जिन्ना जैसे व्यक्तियों की जीवनी के माध्यम से नहीं पढ़ा जा सकता, बल्कि इसे उन गहरे ऐतिहासिक और भू राजनीति प्रवाहों में स्थिर करना होगा जिन्होंने दुनिया के नक्शों को बदला। ये दृष्टिकोण मिशेल फुको की उस अवधारणा से मेल खाता है जिसमें वो राजनीतिक सच को ज्ञान और शक्ति की संरचनाओं द्वारा निर्मित बताते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए राजनीतिक मिथकों का निर्माण किया, जैसे कि भारत का इतिहास विहीन होना या फिर भारतीयों का असभ्य होना। दरअसल ये फुको के रिजाइम ऑफ ट्रुथ की ही व्याख्याएं हैं, जिनमें सत्ता अपने प्रभुत्व को नैतिक और प्राकृतिक दिखाने के लिए ज्ञान का उत्पादन करती हैं और उस उत्पादन का सहारा लेती हैं। लेखक अपनी एक बौद्धिक यात्रा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि कैसे द ग्रेट गेम से शुरू हुई एक सामान्य यात्रा उन्हें एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और मध्य पूर्व की औपनिवेशिक राजनीति के व्यापक ढांचे तक ले गई। उपनिवेशवाद के इस वैश्विक मानचित्र पर नजर डालने से स्पष्ट होता है कि भारत का इतिहास किसी एक महाद्वीप की कहानी नहीं, बल्कि उस हिंसक वैश्वीकरण का हिस्सा है जिसका प्रारंभ क्रूसेड्स, समुद्री युद्धों और यूरोपीय व्यापारिक पूंजीवाद के उदय के साथ हुआ। भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण कोई दुर्घटना नहीं, जैसे कि कुछ ब्रिटिश इतिहासकार बताते हैं, बल्कि ये उस दीर्घकालिक यूरोपीय साम्राज्यवादी परियोजना का हिस्सा था जो अफ्रीका में दास व्यापार, अमेरिका में स्वर्ण रजत की लूट और मध्य पूर्व में तेल राजनीति के सहारे फली फूली। ये पुस्तक इस बात पर जोर देती है कि उपनिवेशवादी शक्ति केवल सैन्य प्रभुत्व नहीं थी, बल्कि वैचारिक औचित्य निर्माण की एक प्रक्रिया भी थी जिसे लेखक पॉलिटिकल मैथोलॉजी कहते हैं। इस मिथक निर्माण का लक्ष्य था कि स्थानीय जनता अपने ही इतिहास और सभ्यता को हीन समझने लगे, ताकि औपनिवेशिक सत्ता को ही नैतिक और तार्किक माना जाए। लेखक यहाँ ये भी रेखांकित करते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन की सीमाएं स्वयं औपनिवेशिक समाज की सैन्य और राजनीतिक शक्ति से जुड़ी हुई थीं। जहाँ जनता सशस्त्र प्रतिरोध में सक्षम नहीं थी, वहाँ संघर्ष का परिणाम अनिवार्य रूप से समझौतों की राजनीति में बदल चुका था। ये विचार हमें बताता है कि 1947 के निर्णय केवल आंतरिक राजनीति दबाव से नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध, वैश्विक शक्ति संतुलन, सोवियत संघ के उदय, अमेरिका ब्रिटेन की नई साझेदारी और मध्य पूर्व के तेल भू राजनीति जैसे व्यापक शक्ति केंद्रों से प्रभावित थे। लेखक का प्रयास इन संपूर्ण इतिहास को एक वैश्विक ढांचे में एकीकृत करके देखना है, जैसे कैसे अमेरिका और अफ्रीका में यूरोपीय लूट से संचित पूंजी, कैसे दासों की श्रम शक्ति, कैसे समुद्री डकैती और कैसे मध्य पूर्व के तेल हितों ने ब्रिटिश साम्राज्य को आर्थिक सैन्य क्षमता दी, जिसके आधार पर वो भारतीय राजस्व, श्रम और भूमि पर एकाधिकार स्थापित कर सका। इस पद्धति में इतिहास केवल घटनाओं का क्रम नहीं रह जाता, बल्कि शक्ति, विचार, संसाधन और हिंसा के जटिल अंतर संबंधों को उजागर करने वाला विश्लेषण बन जाता है। लेखक ये भी स्वीकार करते हैं कि वो पेशे से इतिहासकार नहीं बल्कि एक वकील हैं, और इसीलिए उनका दृष्टिकोण दस्तावेज़ों को केवल कालक्रम के पढ़ने तक सीमित नहीं रह जाता। उनकी कानूनी विश्लेषण क्षमता उन्हें ये समझने में सहायता देती है कि किसी भी राज्य की नीतियाँ केवल नेताओं की सार्वजनिक घोषणाओं से निर्धारित नहीं होती। वे पर्दे के पीछे काम करने वाली नौकरशाही, सैन्य समितियों, खुफिया एजेंसियों और रणनीतिक थिंक टैंक द्वारा आकार दी जाती है। इसी कारण वे कहते हैं कि भारत की स्वतंत्रता और विभाजन को वैश्विक भू राजनीति से अलग रखकर समझना स्वयं इतिहास के साथ अन्याय करना होता है। अंततः लेखक ये भी विचार रखते हैं कि इतिहास का पुनर्पाठ आवश्यक है, क्योंकि औपनिवेशिक समाज का ऐतिहासिक चेतना अक्सर विकृत, दमित और मिटा दी जाती है। इसलिए कॉलोनाइज्ड सेल्फ को अपनी ही ऐतिहासिकता को पुनः लिखना, पुनः समझना
और पुनः मूल्यांकन करना चाहिए, क्योंकि इतिहास न केवल स्मृति है, वो सामूहिक भविष्य की दिशा भी तय करता है। इसी भावना के साथ वो फूको के शब्दों को उद्धृत करते हैं कि एक पुस्तक अंतिम सत्य नहीं होती, वो नई सत्य, नई बहसें, नए विचारों का प्रारंभिक बिंदु होती है। लेखक भारतीय औपनिवेशिक इतिहास को अलग थलग घटना नहीं मानते, बल्कि उसे विश्व इतिहास की एक लंबी कड़ी में रखकर समझाते हैं। पहले वो दिखाते हैं कि ब्रिटिश इतिहास लेखन ने अनिच्छुक व्यापारी और सभ्यतागत मिशन जैसी कहानियां बनाकर भारत की लूट को नैतिक रूप दिया। फिर वे इसी पैटर्न पर रोम के टूटने, यूरोप के धार्मिक संघर्षों, इस्लाम के उदय और व्यापारिक मार्गों की राजनीति से जोड़ते हैं, ताकि साफ हो जाए कि यूरोप की सत्ता, धन और समुद्री नियंत्रण की खोज कैसे धीरे धीरे एक वैश्विक साम्राज्यवादी प्रोजेक्ट बनी। इसी संदर्भ में क्रूसेड, रिक्वेंक्विस्टा, पोप के आदेश, कोलंबस और वास्को द गामा की यात्राएं केवल खोज नहीं बल्कि व्यापार और प्रभुत्व के लिए चल रही वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कदम बन जाते हैं। और अंततः वही प्रतिस्पर्धा भारत तक पहुंचकर औपनिवेशिक कब्जे और संसाधन लूट का रूप लेती हैं। ये किताब प्राचीन काल से लेकर भारत के औपनिवेशिक इतिहास तक की घटनाओं को एक निरंतर धारा में रखकर देखती है और दिखाती है कि कैसे अलग अलग समय और सभ्यताओं की घटनाएं अंततः भारत तक आकर जुड़ती हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य इस किताब की पूरी कहानी यहाँ खोल देना नहीं है, बल्कि आपको इसे स्वयं पढ़ने के लिए उत्सुक करना है। इसलिए हम जानबूझकर केवल कुछ चुनी हुई घटनाओं का और विचारों का ही उल्लेख करेंगे, ताकि किताब की गहराई, तर्क और व्यापक दृष्टि आपके लिए एक आमंत्रण बने, न कि पहले से ही सब कुछ बता देने वाला सार। हम आपके सामने किताब की उस मध्ययुगीन वैश्विक यात्रा को विशेष रूप से यूरोप और इस्लाम के उदय से लेकर भारत की स्वतंत्रता तक आपके हिस्से रखते हैं और उसके बाद की कुछ घटनाओं का जिक्र करते हैं। किताब का नाम है कॉलोनाइजेशन, क्रूसेड्स एंड द फ्रीडम ऑफ इंडिया। लिखा है राकेश द्विवेदी जी ने, पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने। और मैं हूं सौरभ, आपकी आज की यात्रा का साथी। पार्टीशन के ठीक पहले और ठीक बाद की उच्च स्तरीय राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये था कि सत्ता संक्रमण की सर्वोच्च संवैधानिक कुर्सी पर कौन बैठेगा और उस कुर्सी के माध्यम से कौन से रणनीतिक हित सुरक्षित होंगे। माउंटबेटन की मूल योजना ये थी कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के पहले गवर्नर जनरल बने, कम से कम तब तक जब तक कि विभाजन और परिसंपत्तियों का बंटवारा अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण ढंग से न हो जाए, या फिर 30 जून 1948 की तय सीमा तक व्यवस्था स्थिर न हो जाए। और इसी लक्ष्य के तहत उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों को राष्ट्रमंडल में बने रहने के लिए राजी भी कर लिया। लेकिन सबसे अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब जिन्ना ने अचानक ही घोषणा कर दी कि पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल वो स्वयं बनना चाहते हैं। और लियाकत अली खान ने ये बात औपचारिक रूप से वायसराय को बताते हुए ये भी जोड़ दिया कि कांग्रेस की इच्छा के अनुसार माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहेंगे तो उन्हें प्रसन्नता होगी, ताकि भारत की राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। माउंटबेटन ने जिन्ना को समझाने का प्रयास किया कि यदि वही दोनों देशों के गवर्नर जनरल होंगे तो पाकिस्तान को परिसंपत्तियों और रियासतों के मसले में अपेक्षाकृत बेहतर सौदे की संभावना बनेगी। पर जिन्ना ने लगभग कठोर भाषा में यह स्पष्ट कर दिया कि माउंटबेटन के अधीन न्यायपूर्ण बंटवारे से मिलने वाले करोड़ों की संपत्तियों को खो देना वो स्वीकार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ गवर्नर जनरल की कुर्सी को साझा नहीं करेंगे। लेखक के अनुसार जब बाद में सरदार पटेल ने परिसंपत्तियों के भुगतान को रोक दिया और पाकिस्तान को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा, तब जिन्ना ने इसी निर्णय को भावुक होकर याद किया। पर तब तक राजनीतिक और संस्थागत प्रक्रियाएं अपनी दिशा पकड़ चुकी थी। इस बीच माउंटबेटन के सामने एक अलग प्रकार की दुविधा खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें चिंता थी कि कांग्रेस उन्हें धोखेबाज मानेगी, ये मानकर कि उन्होंने पहले भरोसा दिलाकर बाद में जिन्ना की जिद के सामने घुटने टेक दिए। इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें सलाह दी कि नेहरू और पटेल के साथ साफ शब्दों में बात करें कि यदि वो भारत के अकेले गवर्नर जनरल बनेंगे तो उन्हें ये मानकर चलना होगा कि अब उनकी भूमिका ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधि की नहीं बल्कि भारत की चुनी हुई सरकार के सहयोगी की होगी।
लेकिन लेखक का मानना है कि माउंटबेटन ने औपचारिक स्तर पर भारत सरकार की सहायता की, लेकिन उनकी प्राथमिक निष्ठा ब्रिटिश सामरिक हितों, भारत को राष्ट्रमंडल में बांधे रखने की रणनीति, दीर्घकालिक रक्षा समझौतों, हवाई मार्गों और सैन्य सुविधाओं की सुरक्षा और पाकिस्तान को पूरी तरह दबने से बचाने जैसी प्राथमिकताओं के साथ बनी रही। दरअसल यही वो बिंदु है जहां हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट की दृष्टि खुलकर सामने आती है, क्योंकि ब्रिटेन को ऐसा एक व्यक्ति चाहिए था जो भारत को राष्ट्रमंडल से बाहर जाने से रोके, भारत के साथ दीर्घकालिक रक्षा समझौता करने की क्षमता रखे, परिसंपत्तियों के बंटवारे में पाकिस्तान को पूरी तरह कमज़ोर ना होने दे और कांग्रेस की नीति पर एक प्रकार की संयमकारी प्रभाव बनाए रखे। इसलिए एटली से लेकर चर्चिल तक माउंटबेटन पर दबाव डालते हैं कि वो कम से कम भारत की गवर्नर जनरल बनने का प्रस्ताव स्वीकार करें। और चर्चिल का ये कथन भी अर्थपूर्ण है कि प्रश्न जिन्ना पर दबाव डालने का नहीं, बल्कि ये देखने का है कि जिन्ना के पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनने की स्थिति में ब्रिटेन के हित में बेहतर विकल्प क्या है। और लेखक यहाँ तक संकेत करते हैं कि जिन्ना की ये जिद इंग्लैंड की उच्च स्तरीय असहमति के बिना संभव नहीं दिखती। दूसरी तरफ कांग्रेस का अपना खुद का गणित था, क्योंकि नेहरू और पटेल ने माउंटबेटन से यही कहा कि वो भारत के गवर्नर जनरल बने रहें ताकि रियासतों का भारत में विलय अपेक्षाकृत आसान हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन के साथ तात्कालिक टकराव टाला जा सके और शुरुआती अव्यवस्था में एक अनुभवी मध्यस्थ के रूप में माउंटबेटन काम आ सके। इस तरह लेखक एक महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं कि कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के हित अलग थे, पर दोनों ने एक ही व्यक्ति को चुना। ब्रिटिश नज़र में वह भारत के सामरिक और आर्थिक हित बचाने का माध्यम था और कांग्रेस की नज़र में वो संक्रमण काल का उपयोगी प्रशासक और रियासतों के विलय का साधन। जिन्ना का पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनना सिर्फ आंतरिक सत्ता का प्रश्न नहीं था। लेखक के अनुसार इसका एक प्रतीकात्मक और भू राजनीतिक अर्थ भी था, क्योंकि मध्य पूर्व को यह संदेश देना था कि ब्रिटेन ने एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य बनाया है ताकि फ़िलिस्तीन में इजराइल के निर्माण के बाद अब देशों की राजनीति को कुछ हद तक संतुलित किया जा सके। और यदि पाकिस्तान के शिखर पर भी एक अंग्रेज़ कैथोलिक या एंग्लिकन लॉर्ड बैठता है तो इस प्रतीकात्मक संदेश का असर कम हो जाता। साथ ही लेखक ये भी तर्क देते हैं कि यदि माउंटबेटन दोनों देशों के गवर्नर जनरल होते तो कश्मीर को लेकर बाद की घटनाएं, कबायली हमले, गिलगित जैसी योजनाएं उतनी सहजता से संभव नहीं हो पाती, क्योंकि ब्रिटिश राज की दोहरी जिम्मेदारी बीच में आ जाती। इसलिए व्यवस्था ऐसी बनाई गई कि पाकिस्तान में एक मुस्लिम गवर्नर जनरल हो, लेकिन उसके पीछे वास्तविक धागे ब्रिटिश सैन्य और प्रशासनिक तंत्र के हाथ में बने रहें। इसी व्यापक पृष्ठभूमि में जब 14 अगस्त को माउंटबेटन पाकिस्तान के स्वतंत्रता समारोह में शामिल हुए, उसी समय रेलगाड़ियों पर हमले, रावलपिंडी और अन्य क्षेत्रों में हिंसा, लाहौर में पुलिस का दंगाइयों के साथ मिल जाना और अमृतसर में प्रतिहिंसा जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र सामाजिक विघटन और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की आग में झुलसता दिखता है। और इसी वातावरण में 16 अगस्त को भारत के नेताओं को रेडक्लिफ अवार्ड दिया जाता है, जहां चर्चा केवल चिटगांव हिल ट्रैक तक सीमित रहती है। न गुरदासपुर पर औपचारिक आपत्ति उठती है, न फिरोजपुर और न ज़ीरा पर। पाकिस्तान की तरफ से लियाकत अली खान अवार्ड को जल्दी सार्वजनिक करने की मांग करते हैं, क्योंकि उनके लिए संतोषजनक सौदा था। उन्हें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कबायली इलाकों और सिलहट के साथ पूर्वी पाकिस्तान का ढांचा मिल चुका था, जो पाकिस्तान के अस्तित्व की रीढ़ था, और गुरदासपुर और कुछ छोटे इलाके उनके लिए इतनी बड़ी कीमत नहीं थे कि उत्तर पश्चिम पर बनी पकड़ खतरे में डाली जाए। लेखक ये स्पष्ट करते हैं कि सीमांत प्रांत के संदर्भ में तीसरा विकल्प यानी कि स्वतंत्रता या फिर पख्तूनिस्तान को व्यवहार में जगह देने का अर्थ ये होता कि वहाँ की जनता बड़ी संख्या में उस विकल्प की ओर झुक सकती थी और वो क्षेत्र पाकिस्तान से बाहर जा सकता था, जो ब्रिटेन और पाकिस्तान दोनों के लिए अस्वीकार्य था। इसलिए बहस का दायरा शुरू से ही सीमित रखा गया। इसी संदर्भ में कुछ विद्वान ये धारणा रखते हैं कि सीमांकन जल्दबाजी में हुआ, समय कम था और रेखाएं पर्याप्त विचार के बिना खींच दी गईं।
लेकिन लेखक इसका विरोध करते हुए ये तर्क देते हैं कि समय को कम रखना भी ब्रिटिश योजना का हिस्सा था, क्योंकि लंबे समय तक अनिश्चितता रहने पर गृह युद्ध बढ़ता, सेना थकती और ब्रिटिश नियंत्रण कमज़ोर होता। जबकि ब्रिटिश साम्राज्य ने पंजाब, सीमांत, बलूचिस्तान और कश्मीर के भूगोल को वर्षों की सैन्य और प्रशासनिक उपस्थिति के माध्यम से बारीकी से समझ लिया था और आयरलैंड या फिलिस्तीन जैसे विभाजनों का अनुभव भी उनके पास था। इसलिए 1930 के दशक से अलग मुस्लिम राज्य की धारणा के चलते अचानक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि रेडक्लिफ की कलम के पीछे एक लंबे समय से तैयार रणनीतिक दृष्टि काम कर रही थी, जिसमें जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की रिपोर्ट, क्रूड ऑयल, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और सोवियत संघ के खिलाफ फ्रंटियर बेस की आवश्यकता जैसे तत्व पहले से मौजूद थे। और जिन्ना की बीमारी ने भी समय को तेज करने का दबाव बनाया, क्योंकि ब्रिटिश नेतृत्व निश्चित नहीं था कि वो जून 1948 तक जीवित रहेंगे या फिर नहीं। इसी रणनीतिक फ्रेम में सेना का बंटवारा भी केवल प्रशासनिक कार्य नहीं रहता, बल्कि राज्य निर्माण की संरचनात्मक राजनीति बन जाता है, क्योंकि सेना के पुनर्गठन के लिए बनी समिति में चंद्रलाल चतुर्वेदी जैसे प्रशासक शामिल थे और सिद्धांत ये रखा गया कि मुसलमान बहुल इकाइयाँ पाकिस्तान की सेना में और गैर मुसलमान बहुल इकाइयाँ भारत की सेना में जाएं, जिससे सेना का विभाजन लगभग सांप्रदायिक आधार पर होने लगता है। और 8 दिन में प्रारूप तैयार होकर 12 जुलाई को पार्टीशन काउंसिल में मंजूर हो जाता है। दोनों नए देशों को अपनी नई सैन्य मशीनरी बनानी थी, इसलिए सभी ब्रिटिश अफसरों को तत्काल विदा करना व्यावहारिक नहीं था। पाकिस्तान विशेष रूप से अधिक ब्रिटिश अफसरों को बनाए रखना चाहता था, क्योंकि उनकी सैन्य और प्रशासनिक संरचना नई और कमज़ोर थी, जबकि भारत ने भी कुछ महत्वपूर्ण ब्रिटिश जनरलों की सेवाएं अस्थायी रूप से रखीं। नेहरू ने जनरल स्लिम को सेनापति बनाने का प्रस्ताव तक दिया और साथ ही राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। उधर पाकिस्तान की ओर से जिन्ना ने 4 ब्रिटिश गवर्नरों को और जनरल मेस रवि को सेनापति के रूप में बनाए रखने की मांग की, तथा नौसेना और वायुसेना में भी ब्रिटिश कमांडरों की मांग रखी। और इसी दौर में दोनों पक्षों ने माउंटबेटन से अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता की एक घोषणा पत्र तैयार करने का अनुरोध भी किया, जिसकी प्रतिध्वनि जिन्ना के 14 अगस्त वाले भाषण में भी किसी रूप में दिखाई देती है। ये परतें तब और स्पष्ट हो जाती हैं जब जिन्ना के विशेष आग्रह पर सर रॉबर्ट कनिंघम को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत का गवर्नर बनाने की मांग सामने आती है, क्योंकि कनिंघम पहले से ही 2 बार वहाँ गवर्नर रह चुके थे और इलाके कबायली सरदारों और राजनीति से पूर्णतः परिचित थे। सीमांत प्रांत ब्रिटिश रणनीति में संवेदनशील इसलिए भी था कि जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में परिणाम दिखाया गया, पर लगभग 50% मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया था। ज़मीनी स्तर पर गफ्फार खान और रेड शर्ट आंदोलन की ताकत मौजूद थी। अफगान सरकार सीमावर्ती इलाकों पर दावा कर रही थी। फ़कीर ऑफ इप्पी जैसी हस्तियां वज़ीरिस्तान में समर्थन जुटा रही थीं, इसलिए ब्रिटेन को वहां ऐसा गवर्नर चाहिए था जो सामाजिक ताने बाने और सैन्य संरचना को समझकर नियंत्रण कायम रख सके। कनिंघम के पद संभालते ही मेजर ब्राउन की पोस्टिंग बदलकर उन्हें चिरताल से गिलगित स्काउट में भेजना भी लेखक के अनुसार साधारण प्रशासनिक निर्णय नहीं था, बल्कि आगे चलकर कश्मीर गिलगित पाकिस्तान से जुड़ी घटनाओं की दिशा तय करने वाला कदम था, क्योंकि यहीं ब्राउन बाद में विद्रोह के रूप में दिखाकर क्षेत्र को पाकिस्तान के पक्ष में मोड़ने की भूमिका निभाने वाले थे। पाकिस्तान के राज्य ढांचे में शक्ति संतुलन को लेकर लेखक जिस अवधारणा को केंद्र में रखते हैं वो है अडॉप्टेशन पावर, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के 9वें शेड्यूल में दिए गए वे विशेष अधिकार जिन्हें जिन्ना पाकिस्तान के लिए मांगते हैं और जिनके अनुसार गवर्नर जनरल सरकार के सदस्यों की नियुक्ति, संख्या नियंत्रण, उपाध्यक्ष नियुक्ति, बहुमत की राय को निरस्त करने, बिजनेस रूल्स बनाने, कार्य विभाजन तय करने और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता जैसे अधिकार अपने हाथ में रखते हैं, जिससे गवर्नर जनरल वास्तविक प्रधानमंत्री की तरह काम करता है और असाधारण शक्तियों के साथ एक प्रकार की संवैधानिक तानाशाही की स्थिति बन जाती है। लेखक के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल ये जानते हुए भी
कि इससे जिन्ना अत्यधिक शक्तिशाली हो जाएंगे, इस मांग को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कबायली क्षेत्र सिंध, पंजाब और दूर स्थित पूर्वी बंगाल जैसी विविध इकाइयों को एक कृत्रिम ढांचे में बांधे रखने के लिए ब्रिटिश रणनीति के अनुरूप एक शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व और उस पर भरोसे करने वाली सेना आवश्यक थी। विशेषकर तब जब सीमांत में पख्तूनिस्तान की भावना, बलूचिस्तान की अनिच्छा, पूर्वी बंगाल की सांस्कृतिक भिन्नता, पंजाब की दंगा पीड़ित स्थिति और कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान का पाकिस्तान से बाहर होने जैसा कारक मौजूद थे। इसी कारण लेखक ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ब्रिटेन ने एक तरफ जिन्ना को गवर्नर जनरल बनने दिया और दूसरी तरफ उन्हें ऐसे अधिकार दिए कि वो केंद्रीय सत्ता को कस सकें, पर रक्षा और प्रमुख निर्णयों की रस्सी व्यवहार में ब्रिटिश सैन्य सलाहकारों और गवर्नरों के हाथ में बनी रही। और जिन्ना की बीमारी ने इस व्यवस्था को आगे चलकर सेना और नौकरशाही के हाथ में शक्ति केंद्रीकरण की दिशा में धकेल दिया, जिससे पाकिस्तान अपने जन्म से ही परिस्थितियों के कारण सेना प्रधान राज्य बनने की ओर प्रवृत्त हुआ। उसकी अखंडता लंबे समय तक मुख्यतः सेना के बल पर टिके रहने वाली संरचना बनती चली गई। इसी व्यापक कथानक में लेखक गिलगित बाल्तिस्तान, हुंजा और नागर को जम्मू और कश्मीर रियासत का हिस्सा बताते हुए तर्क रखते हैं कि 1935 में सोवियत रूस के खतरे का बहाना बनाकर ब्रिटेन ने इस इलाके को 60 वर्षों की लीज पर लिया, जो 1995 तक चलनी थी, पर ब्रिटिश सरकार ने इसे 1 अगस्त 1947 को ही समाप्त कर दिया। लेकिन लेखक इसे इस संकेत के रूप में देखते हैं कि ब्रिटेन ने भारत छोड़ने के निर्णय के साथ इस क्षेत्र को अलग रणनीति के तहत इस्तेमाल करने की रूपरेखा बना ली थी। मेजर W.A. ब्राउन को इस योजना का मुख्य औजार बनाया जाता है, क्योंकि वो सीमांत भाषाएं जानते थे, लंबे समय तक गिलगित एजेंसी में राजनीतिक सहायक रहे थे और जुलाई 1947 में अचानक उनका तबादला चिरताल से गिलगित स्काउट के कमांडेंट रूप में कर दिया गया, जिसे लेखक एक वेल प्लान्ड कदम मानते हैं, ताकि महाराजा हरि सिंह यदि भारत से मिलें तो इस पूरे क्षेत्र को विद्रोही बगावत के बहाने पाकिस्तान की ओर मोड़ा जा सके। 1 अगस्त को लीज के औपचारिक समाप्त होने पर महाराजा की तरफ से ब्रिगेडियर घनसारा सिंह राजनीतिक एजेंट बनकर आते हैं। ब्राउन तकनीकी रूप से जम्मू और कश्मीर सरकार के अधीन उधार लिए गए अधिकारी दिखते हैं, पर लेखक के अनुसार उनकी वास्तविक निष्ठा ब्रिटिश सामरिक हितों के प्रति रहती है और स्थानीय भाषाओं का ज्ञान उन्हें यह भरोसा देता है कि वे स्थानीय मुसलमान आबादी को संगठित कर योजना के अनुसार दिशा दे सकते हैं। लेखक का दावा है कि ब्राउन को ऊपर से संदेश मिला था कि यदि जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ता है तो स्काउट के भीतर बगावत कर क्षेत्र को स्वतंत्र दिखाते हुए पाकिस्तान के साथ जोड़ देना होगा। और ये निर्णय किसी मेजर स्तर के अधिकारी का निजी आवेग नहीं, बल्कि उच्च स्तर की सैन्य और प्रशासनिक सहमति का परिणाम था। इसी दौरान महाराजा हरि सिंह स्वतंत्र रहने या विलय को लेकर टालमटोल करते हैं। पाकिस्तान स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करता है, पर शीघ्र ही आर्थिक नाकेबंदी और छापामार कार्रवाई शुरू करता है। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली दस्ते कश्मीर पर चढ़ाते हैं और जब श्रीनगर की ओर बढ़ते हैं तो महाराजा भारत से सैनिक मदद मांगते हैं। भारत विलय पत्र और शेख अब्दुल्ला की रिहाई जैसी शर्तों के साथ मदद भेजता है। 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर होता है और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना श्रीनगर उतरती है, जिससे कबायली हमले की योजना बाधित हो जाती है। इसके बाद लेखक के अनुसार ब्राउन और उनके साथी कप्तान मैथिसन पहले से ही तैयार प्लान को लागू करते हैं। 1 नवंबर को गिलगित स्काउट और जम्मू कश्मीर की बटालियन के मुसलमान जवानों द्वारा बगावत कर घनसारा सिंह को कैद कर दिया जाता है। कनिंगम को वायर भेजकर यह संदेश दिया जाता है कि जनता ने स्वतः डोगरा शासन उखाड़ फेंका है और पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है। गिलगित में पाकिस्तानी झंडा फहराया जाता है और 16 नवंबर को पाकिस्तान की ओर से सरदार मोहम्मद आलम गवर्नर बनकर पहुंचते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि खुंजा और नागर के विलय पत्र जैसे दस्तावेज भी ऐसे व्यक्ति के हाथों सौंपे जाते हैं जिसके पास वैध संवैधानिक अधिकार नहीं थे।
लेखक इस पूरी प्रक्रिया में नैतिक और राजनीतिक विडंबना पर जोर देते हुए बताते हैं कि ब्राउन को पाकिस्तान सरकार सितारा ए पाकिस्तान जैसा सम्मान देती है और ब्रिटिश सरकार ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित करती है, जबकि यही ब्रिटिश शासन ऐतिहासिक रूप से किसी भी ऐसी बगावत से डरता रहा था और फिर यहाँ उल्टा योजनाबद्ध तरीके से म्यूटिनी के माध्यम से क्षेत्र को पाकिस्तान को सौंपने में सहायक दिखता है। इसी आधार पर लेखक निष्कर्ष निकालते हैं कि NWFP कबायली क्षेत्र गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाकों को पाकिस्तान में समाहित कराने में जिन्ना की भूमिका निर्णायक रूप से स्वतंत्र नहीं थी, बल्कि असली निर्माता ब्रिटिश सरकार और उनकी सैन्य तथा सिविल मशीनरी थी, जो अपने सामरिक हितों के लिए पाकिस्तान नामक संरचना गढ़ रही थी। बलूचिस्तान के संदर्भ में लेखक ब्रिटिश धोखाधड़ी की धारणा प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि 19वीं सदी में हुई संधियों, विशेष रूप से 1876 की संधि के तहत ब्रिटेन ने कालात राज्य की स्वतंत्रता और उसकी बाहरी सुरक्षा की गारंटी दी थी। अर्थात कालात को सामान्य भारतीय रियासत से अलग दर्जा प्राप्त था और जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया तो ब्रिटिश सरकार ने एक तरफा तरीके से कालात को सामान्य रियासत जैसे दर्जा देने की कोशिश की। बलोच विरोध के बाद उसे फिर पुरानी संधि की शर्तें स्वीकार करनी पड़ी। लेखक ये भी बताते हैं कि जिन्ना ने उस समय कालात की स्वतंत्र स्थिति का समर्थन करते हुए इसे बाकी रियासतों से भिन्न माना था। 4 अगस्त 1947 को माउंटबेटन जिन्ना लियाकत अली कालात के प्रधानमंत्री और खान ऑफ कालात की बैठक में तय होता है कि 5 अगस्त से कालात फिर अपने पुराने स्वतंत्र दर्जे के अनुसार स्वतंत्र होगा और पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में भी लिखित रूप से यही मान्यता थी कि कालात का दर्जा अन्य रियासतों से अलग है। 15 अगस्त को खान ऑफ कालात स्वतंत्रता की घोषणा भी करते हैं, पर यह लिखित मान्यता कुछ महीनों से अधिक नहीं टिकती, क्योंकि अक्टूबर में कराची यात्रा के दौरान जिन्ना सीधे पाकिस्तान में विलय की बात रखते हैं। विरोध के बाद सैन्य दबाव शुरू होता है और लसबीला, खारान और मकरान जैसी छोटी रियासतों को भी यही संकेत दिया जाता है कि विलय करो या सैन्य कार्रवाई झेलो, जिसके बाद वे विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देती हैं और अंततः मार्च 1948 में पाकिस्तानी सेना के दबाव और ब्रिटिश सलाहकारों की मौन स्वीकृति के बीच खान ऑफ कालात भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। लेखक इस तुलना को महत्वपूर्ण मानते हैं कि भारतीय रियासतों के मामले में माउंटबेटन सार्वजनिक रूप से बल प्रयोग के विरुद्ध बात करते थे और विलय को सीमित विषयों तक रखने की आग्रह करते थे, जबकि बलूचिस्तान में पहले स्वतंत्रता की लिखित मान्यता देकर तीसरे विकल्प को स्वीकार किया गया और फिर कुछ ही महीनों में सैनिक दबाव से उस स्वतंत्रता को छीन लिया गया। अंततः लेखक पूरे विमर्श को इस केंद्रीय निष्कर्ष पर लेकर आते हैं कि ब्रिटिश शासन का उद्देश्य केवल स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान बनाकर चले जाना नहीं था, बल्कि अपने सामरिक ज़रूरतों के हिसाब से एक ऐसा पाकिस्तान बनाना था जिसमें उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, कबायली क्षेत्र, गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान जैसे संवेदनशील इलाके एक ही सैन्य ढांचे के अधीन समाहित हों और जिस पर ब्रिटिश तथा बाद में अमेरिकी प्रभाव की संभावना बनी रहे। इसलिए कहीं जनमत संग्रह में तीसरा विकल्प यानी कि ऑटोनॉमी का विकल्प गायब रखा गया, कहीं कृत्रिम विद्रोह को जन इच्छा का रूप दिया गया, कहीं संधि के बाद वादे तोड़े गए और पूरी प्रक्रिया को कानूनी तथा जन इच्छाओं की भाषा में वैध ठहराकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। इसी क्रम में जब पाकिस्तान से पूंजी का पलायन होना शुरू हुआ और गैर मुस्लिम व्यापारी और उद्योगपति संपत्ति बेचकर भारत या विदेश की ओर जाने लगे, जिन्ना ने माइनॉरिटीज़ को भरोसा देने की कोशिश की और भारत से अनुरोध किया कि दोनों देश मिलकर पूंजी पलायन को रोकें, पर सरदार पटेल ने ये कहते हुए स्पष्ट रोक लिया कि विभाजन स्वीकार किया है तो उसके स्वाभाविक परिणाम भी स्वीकार करने होंगे और बेहतर है कि व्यवस्था अपने आप संतुलन की ओर बढ़े, जिसके साथ दोनों देशों की राजनीति धीरे धीरे अपने अलग अलग रास्तों पर निकलने लगती है। लेकिन लेखक के अनुसार शुरुआती संस्थागत संरचना में ब्रिटिश राजनीति की गहरी छाप बनी रही और विशेष रूप से पाकिस्तान के मामले में तानाशाही प्रवृत्ति और सेना आधारित व्यवस्था का बीज
आराम से ही बो दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कहा था कि जुलाई और अगस्त 1947 के महीनों में देश में जो सबसे बड़ी समस्या झेली, उसे संभालने के लिए हमारे पास सरदार पटेल जैसा बड़ा नेतृत्व होना एक तरह से सौभाग्य था। इस वाक्य का अर्थ केवल ये नहीं था कि विभाजन एक संकट था, बल्कि ये भी कि विभाजन के साथ देश के सामने एक दूसरी, उससे भी भारी ऐतिहासिक जिम्मेदारी खड़ी थी। ये जिम्मेदारी थी भारत के भीतर मौजूद सैकड़ों रियासतों राज्यों को एक साथ जोड़कर भारत नाम का एक मजबूत संघ यानी कि यूनियन की रचना करना, ताकि आज़ादी के बाद भारत केवल एक भावना या फिर घोषणा न रहे, बल्कि एक कार्यशील राज्य, एक संगठित प्रशासन और एक सुरक्षित भूभाग बन सके। उस समय अगर काम ढीला पड़ जाता तो रेल, पोस्ट, तार, सीमा शुल्क, पुलिस, राजस्व, मुद्रा, व्यापार और कानून व्यवस्था जैसी बुनियादी चीज़ें भी बिखरने लगती, क्योंकि तब पूरे उपमहाद्वीप में छोटे छोटे सत्ता के केंद्र बन जाते जो अपने अपने हित में अलग अलग दिशा पकड़ते। लेखक मानते हैं कि भारत का राजनीतिक एकीकरण विश्व इतिहास में लगभग बेजोड़ है, क्योंकि लगभग 560 रियासत राज्य जिनकी अपनी सत्ता, अपनी राजगद्दी, अपनी पहचान और अक्सर अपना झंडा भी था, बहुत बड़े पैमाने पर बिना व्यापक युद्ध के भारत के साथ जुड़ गए। केवल कुछ सीमित मामलों में, जैसे कि हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी, जबकि बाकी अधिकांश रियासतों को बातचीत, वैधानिक दस्तावेज और प्रशासनिक पुनर्गठन के जरिए संघ में समाहित किया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि पहली बार पूरा भारतीय भूभाग कश्मीर से केरल और गुजरात से पूर्वोत्तर तक एक संविधान की दिशा में एक संघीय ढांचे में जुड़ने लगा। यही वजह है कि सरदार पटेल की भूमिका कई बार यूरोप के एकीकरण में चार्ल्स द ग्रेट जैसी भूमिका से अधिक और कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जाती है, क्योंकि यहाँ चुनौती केवल भूभाग जोड़ने की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों अलग अलग कानूनी और प्रशासनिक इकाइयों को एक राष्ट्र राज्य के भीतर लाना था। इसी संदर्भ में लेखक मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति को अकेले राष्ट्र का पिता कहना उचित नहीं है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण किसी एक नाम से नहीं होता, यह अनेकों नेताओं, संस्थाओं और जनशक्तियों के संयुक्त प्रयास से होता है। फिर भी लेखक ये सम्मानजनक रूप से मानते हैं कि भारत के संस्थापक नेतृत्व में सरदार पटेल को अग्रिम पंक्ति में वो मान्यता मिलनी चाहिए जो अक्सर पूरी तरह स्पष्ट रूप से सामने नहीं आती, क्योंकि यदि राजनीतिक एकीकरण कमज़ोर हो जाता तो लोकतंत्र, संविधान, चुनाव, संसद और नीति निर्माण का ढांचा भी स्थायी नहीं बन पाता। सरल भाषा में कहा जाए तो आज़ादी का वास्तविक अर्थ तभी दिखता है जब देश का भूभाग, प्रशासन और सुरक्षा एक साथ बंधे हों, और यही वो स्थान है जहां एकीकरण की भूमिका निर्णायक बनती है। ये समझने के लिए कि रियासतों की व्यवस्था इतनी जटिल क्यों थी, इसकी पृष्ठभूमि जानना ज़रूरी है। प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी ली, लेकिन उसके सामने मैसूर, मराठा, राजपूत और सिख जैसी बड़ी शक्तियाँ थीं। भारत का आकार बहुत विशाल था, लगभग पूरे यूरोप के बराबर, इसलिए कंपनी के लिए संभव नहीं था कि वो एक झटके में पूरे भारत को सीधे जीतकर एक समान शासन चला दे। इसी कारण कंपनी ने एक मिश्रित मॉडल अपनाया। एक तरफ कुछ प्रांतों पर सीधा प्रांतीय शासन बनाया गया, जहां ब्रिटिश अफसर प्रत्यक्ष शासन चलाते थे। दूसरी तरफ कई क्षेत्रों में पराजित या फिर निर्भर शासकों के साथ संधि की व्यवस्था बनाई गई, जिसे सब्सिडरी अलायंस जैसी संधि प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। इसमें शासक अपने एक्सटर्नल अफेयर्स और डिफेंस की शक्तियां ब्रिटिशों को सौंप देते, बदले में उन्हें भीतर की राजगद्दी, आंतरिक प्रशासन और कर वसूली का अधिकार बना रहता। उनकी सेना पर निगरानी रहती, ब्रिटिश फौज वहां तैनात रहती और उस फौज के खर्चे के लिए कुछ राजस्व या इलाका तय कर दिया जाता। इस व्यवस्था ने दो बड़े काम किए। पहला, स्थानीय राजाओं का व्यक्तिगत वैभव और सत्ता बची रही, इसलिए वे औपनिवेशिक शासन के प्रति वफादार बने रहे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी गद्दी ब्रिटिश संरक्षण में सुरक्षित है। दूसरा, इन रियासतों को एक दूसरे से अलग अलग रखकर
ब्रिटिश राज ने भारत की एकता को टूटे हुए रूप में बनाए रखा। मुगल काल से एक बड़ी सीख ये भी थी कि यदि बड़े राज्य एक साथ मिल जाएं और कोई केंद्र का नेतृत्व उन्हें मिल जाए तो एक संयुक्त मोर्चा बन सकता है। अंग्रेज़ों ने इसके उलट किया। उन्होंने अलग अलग समझौते और संधियां करके एक संयुक्त मोर्चे की संभावना को कमज़ोर किया। ऊपर से धार्मिक और सामाजिक विभाजन को राजनीति के औजार की तरह इस्तेमाल करना, हिंदू मुस्लिम तनाव को हवा देना और अस्पृश्य वर्गों को अलग राजनीति पहचान के जरिए अलगाव में रखना, ये सब भी कई बार नियंत्रण की राजनीति के हिस्से के रूप में काम करते रहे। 1920 के बाद स्थिति बदलने लगी क्योंकि राष्ट्रीय राजनीति और जन आंदोलन तेज हो गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे दल मजबूत हो चुके थे। मजदूर आंदोलन, किसान आंदोलन, स्वराज, समाजवाद और सामाजिक सुधार की बातें व्यापक हो रही थीं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रूस में साम्यवाद आया और गांधी के भारत लौटने के बाद जनसंघर्ष का स्वर अधिक व्यापक और जन आधारित हो गया। इस माहौल में अंग्रेज़ों को लगा कि ब्रिटिश भारत के भीतर जो जन आंदोलन का दबाव बढ़ रहा है उसे संतुलित रखने के लिए रियासतों के राजाओं को एक अलग समर्थक समूह के रूप में संगठित करना बहुत उपयोगी होगा। इसी उद्देश्य से 1920 में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बनाया गया, जिसमें बड़े राजाओं को मिलाकर लगभग 120 सदस्यों का मंच खड़ा किया गया। कागज पर ये मंच रेल, सड़क, तार, वित्तीय नीति जैसे साझा विषयों पर परामर्श के लिए था, लेकिन इसकी राजनीतिक उपयोगिता ये थी कि कांग्रेस और अन्य आंदोलन के सामने एक लॉयल रूलर ब्लॉक तैयार किया गया। इसी कारण रियासतें साइमन कमीशन के सहयोग करती दिखीं और गोलमेज सम्मेलनों में भी भाग लेती रहीं, क्योंकि अंग्रेज़ों के लिए कांग्रेस के मुकाबले दो संतुलनकारी ताकतें उपयोगी थीं, मुस्लिम लीग और राजाओं का समूह। 1858 के बाद जब क्राउन ने कंपनी की जगह ली, रियासतों को भरोसा दिया गया कि उनकी संधियां मान रहेंगी, उत्तराधिकार अपनाने का अधिकार रहेगा और गद्दी सुरक्षित रहेगी। इसने राजाओं को ब्रिटिश ताज के प्रति अधिक निष्ठावान बनाया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब ब्रिटेन ने तय कर लिया कि भारत से जाना है, तब एक नई घोषणा सामने आई कि ब्रिटिश पैरामाउंसी यानी कि सर्वोच्च आधिपत्य वापस राजाओं को लौटा दिया जाएगा। इसका अर्थ ये बताया गया कि रियासतें स्वतंत्र मानी जाएंगी और चाहे तो हिंदुस्तान में जाएं, चाहे तो पाकिस्तान में और चाहे तो किसी में भी ना जाएं। कांग्रेस का तर्क था कि रियासतों को कभी वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय सोवरेनिटी नहीं मिली, वे हमेशा किसी न किसी रूप में ब्रिटिश नियंत्रण में ही थी। इसलिए पैरामाउंसी लौटाने का अर्थ वास्तविक स्वतंत्रता लौटाना नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक चाल है। लेखक मानते हैं कि चर्चिल जैसी सोच रखने वाले नेताओं के लिए ये लाइन बहुत उपयोगी थी, क्योंकि इससे कुछ रियासतों को भविष्य में दबाव और सौदेबाजी के औजार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। इसी कारण हैदराबाद, त्रावणकोर, भोपाल, जम्मू कश्मीर जैसे कुछ बड़े राज्य खुलकर स्वतंत्र रहने की भाषा बोलने लगे, ताकि वे या तो सीधे ब्रिटेन से संबंध बनाने की कल्पना कर सकें या भारत पर शर्तों का दबाव बना सकें। इसी समय रियासतों के भीतर जनता भी शांत नहीं थी। प्रजामंडल और राज्य स्तर की प्रजा परिषदों ने लोकतांत्रिक अधिकारों की मांग तेज कर दी थी। ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस ने रियासतों में लोकतंत्र, नागरिक अधिकार और भारत के साथ जुड़ने की मांग को संगठित किया और बाद में यह संगठन कांग्रेस में मिल गया, जिससे राज्यों के भीतर का जन दबाव राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन चुका था। इसका अर्थ ये था कि अब केवल राजाओं की इच्छा ही निर्णायक नहीं रह सकती, क्योंकि जनता की राजनीतिक चेतना और आंदोलन भी एक वास्तविक शक्ति बन चुके थे। 20 फरवरी 1947 को जब ये तय हो गया कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा और विभाजन की दिशा भी साफ होने लगी, तब रियासतों का प्रश्न तुरंत और तेज हो गया। नेहरू, पटेल और बीपी मेनन को यह स्पष्ट दिख रहा था कि अगर हर रियासत अपने आप स्वतंत्र होकर अलग अलग विभागों से अलग अलग समझौते करेगी, तो पूरा देश प्रशासनिक और सुरक्षा दोनों स्तर पर बिखर सकता है। रेल, पोस्ट, तार, सीमा शुल्क, पुलिस, मुद्रा, व्यापार और सीमाएं, सब जगह अराजकता बढ़ सकती थी। इसलिए नेहरू ने माउंटबेटन से कहा कि एक अलग स्टेट डिपार्टमेंट बनाया जाए
जो रियासतों और भारत सरकार के बीच केंद्रीय एजेंसी का काम करे। पटेल ने खास तौर पर ये चिंता रखी कि यदि रियासतों को हथियार विदेश से मंगाने जैसी स्वतंत्रता मिली तो भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि तब भारत के भीतर ही कई छोटे छोटे सशस्त्र सत्ता केंद्र बन जाते। ब्रिटिश पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के पुराने अफसर फॉरफील्ड इस विचार के विरोध में थे। उनका मानना था कि पैरामाउंसी लौटाने के बाद रियासतें वास्तव में स्वतंत्र होंगी और नए भारत से इक्वल टर्म्स पर बातें करेंगी। जिन्ना भी इसी सोच का समर्थन करते थे, क्योंकि उनके लिए ये राजनीतिक रूप से फायदेमंद था कि कुछ रियासतें भारत से अलग रहें या अपनी स्थिति का उपयोग करके पाकिस्तान के लिए स्पेस बनाएं। नेहरू ने इस सोच का कड़ा विरोध किया और कहा कि ये पूरे भारत को बाल्कनाइजेशन की ओर लेकर जाएगा, यानी अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देगा। अंततः तनाव के बाद स्टेट डिपार्टमेंट बना, जिसकी अध्यक्षता पटेल ने की और सचिव बीपी मीनन बने। पुराने राजनीतिक विभाग को समाप्त कर दिया गया। फॉरफील्ड ने संपत्ति बेचने और रिकॉर्ड नष्ट करने तक की बात उठाई, ताकि नई भारतीय सरकार भविष्य में पुराने दस्तावेजों का उपयोग करके राजाओं पर दबाव न बना सके। लेकिन नेहरू ने रिकॉर्ड नष्ट करने का विरोध किया, क्योंकि दस्तावेज केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि वैधानिक और ऐतिहासिक महत्व के भी थे। स्टेट डिपार्टमेंट बनने के बाद पटेल ने 5 जुलाई को राजाओं के नाम एक अपील जारी की, जिसमें उन्होंने इतिहास की उस सच्चाई को याद दिलाया कि भारत की विखंडित स्थिति ने सदियों तक भारी आक्रमण को आसान बनाया। इसलिए अब आज़ादी के बाद वही गलती दोहराना आत्मघाती होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का बनना हमारे लिए राजनीतिक रूप से निराशाजनक है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक एकरूपता और आपसी हित फिर भी साथ रहने की दिशा में खींचते हैं। फिर उन्होंने एक व्यवहारिक रास्ता रखा कि रियासतें भारत के साथ मित्रवत सहयोगी संबंध रखें और डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस, इन 3 विषयों पर भारत संघ से जुड़ें, जबकि आंतरिक स्वायत्ता बनी रहे। यही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन आगे चलकर अधिकांश रियासतों के लिए मानक दस्तावेज बना, क्योंकि आधुनिक राज्य में सुरक्षा, विदेश नीति और संचार अलग अलग सत्ता केंद्रों में बटे रहें तो राष्ट्र राज्य टिक नहीं सकता। इसी समय ब्रिटिश मंत्रिमंडल और इंडिया ऑफिस इस मुद्दे को सौदेबाजी का औजार बनाए रखना चाहते थे। उनका लक्ष्य ये था कि भारत कॉमनवेल्थ में रहे, ब्रिटेन के साथ डिफेंस एग्रीमेंट रखे और सोवियत संघ या किसी अन्य शक्ति के प्रभाव क्षेत्र में ना जाए। यदि भारत कठोर रुख अपनाता तो वे संकेत देते कि कुछ बड़े राज्य जैसे हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर आदि से सीधे संबंध की कल्पना भी संभव है, जिससे भारत पर दबाव पड़े। माउंटबेटन का रोल यहाँ जटिल था, क्योंकि वे भारत के गवर्नर जनरल के रूप में राजाओं को भारत में लाने का प्रयास भी कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश हितों के प्रतिनिधि के रूप में कुछ अस्पष्टता भी बनाए रखे थे, ताकि लंदन के पास दबाव के साधन बने रहें। प्रेस के सामने वो ये भी कहते थे कि सिद्धांततः राज्य विकल्पों पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वो डोमिनियन की तरह किसी कॉमनवेल्थ में शामिल नहीं हो सकते। इसी अस्पष्टता का लाभ उठाकर हैदराबाद, त्रावणकोर और भोपाल जैसी रियासतें स्वतंत्रता की भाषा बोलने लगीं और ब्रिटिश संपर्कों के माध्यम से लंदन में ये संदेश भेजने लगीं कि उन्हें न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं मिल रहा। नेहरू ने इस प्रवृत्ति के खिलाफ स्पष्ट चेतावनी दी। उन्होंने माउंटबेटन से कहा कि यदि कोई ताकत भारत को लगातार टुकड़े में बांटने वाली व्यवस्था को बढ़ावा देगी तो नया भारतीय संघ उसे मित्रवत शक्ति नहीं मानेगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि युद्ध और शांति, विदेश नीति, डिफेंस और कम्युनिकेशन जैसी शक्तियाँ किसी रियासत को नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये भारत की सुरक्षा के विरुद्ध होगा। इन बाहरी दबावों, ब्रिटिश नीति की अस्पष्टता और रियासतों की सौदेबाजी की कोशिशों के बीच पटेल और बीपी मेनन ने व्यवहारिक रणनीति अपनाई। छोटे छोटे 300 से अधिक रजवाड़े, जो केवल कुछ गांव या सीमित न्यायिक अधिकारों तक सीमित थे, उन्हें जोड़कर प्रशासनिक रूप से सीधे भारत में मिला दिया गया। बड़े राज्यों के साथ चरणबद्ध बातचीत हुई। अधिक प्रोत्साहन, प्रीवी पर्स और सम्मानजनक पदवी जैसे प्रावधान रखे गए,
और साथ ही रियासतों के भीतर बढ़ते लोकतांत्रिक दबाव को भी समझदारी से इस्तेमाल किया गया, क्योंकि प्रजामंडल और जन आंदोलन के कारण राजाओं के लिए जनता का असंतोष भी एक खतरा बन चुका था। लेखक मानते हैं कि ब्रिटिश नीति का एक अंतर्निहित उद्देश्य थोड़ा बहुत विखंडन बनाए रखना था, ताकि भारत पूरी तरह स्वावलंबी और निर्णयात्मक रूप से स्वतंत्र ना बन सके। लेकिन पटेल की राजनीतिक इच्छा शक्ति और संगठन क्षमता ने इस संभावना को कमज़ोर कर दिया और एक संगठित भारतीय संघ की नींव रख दी। इस प्रक्रिया में त्रावणकोर का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि त्रावणकोर शुरू से ही खुद को स्वतंत्र देश के रूप में बचाए रखना चाहता था। उसके दीवान सीपी रामास्वामी अय्यर का तर्क था कि ब्रिटिश संसद को रियासतों पर अधिकार नहीं है, क्योंकि रियासतों की संधि सीधे ब्रिटिश सम्राट से थी, न कि संसद से। इसलिए वे कहते थे कि नई भारतीय सत्ता से संबंध किसी सामान्य फॉर्मूले से नहीं, बल्कि हर राज्य से अलग अलग बातचीत के जरिए ही तय होनी चाहिए। त्रावणकोर को ये भी लगता था कि उसके पास समुद्र तट और बंदरगाह है, और वो रबर, जूट, चाय, मसाले, मोनाजाइट जैसी कीमती खनिज बालू का निर्यात करता था। इसलिए वो भारत से अलग रहकर भी आर्थिक रूप से टिक सकता था, और शायद ब्रिटेन और अमेरिका उसकी स्वतंत्रता को महत्व देंगे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उसकी उपयोगिता बनी रह सकती थी। इसी बीच ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ सप्लाई ने त्रावणकोर के साथ मोनाजाइट के निर्यात का सीधा समझौता कर लिया। त्रावणकोर के लिए संकेत था कि ब्रिटेन उसे अलग इकाई के रूप में भी महत्व देने को तैयार है। सीपीआर अय्यर ने इटली को तार भेजकर ये बात रखी कि इतना शिक्षित और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य यदि स्वतंत्र न रहे तो उसका विकास रुक जाएगा। उन्होंने सोवियत संघ से बढ़ते संबंध और आसपास बढ़ते कम्युनिस्ट प्रभाव का हवाला देकर ये डर भी दिखाया कि यदि त्रावणकोर को स्वतंत्र न रहने दिया गया तो वहाँ कम्युनिज्म बढ़ सकता है। भारत की नज़र में ये सीधी दबाव की राजनीति थी, क्योंकि ये संदेश ये बताता है कि अगर भारत ने शर्तें नहीं मानी तो त्रावणकोर अलग राह पकड़ सकता है और बाहरी शक्तियाँ उसे संरक्षण दे सकती हैं। त्रावणकोर ने ये घोषणा कर दी कि वह 15 अगस्त को खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा। वह कहता रहा कि भारत के साथ मित्रतापूर्वक संबंध रखेगा और हवा और समुद्री संचार, मुद्रा, डाक तार जैसी व्यवस्था अस्थायी रूप से पुराने रूप में जारी रखेगा। लेकिन वह किसी भी डोमिनियन की सर्वोच्च सत्ता नहीं मानेगा, न भारत की सुरक्षा मदद लेगा और न भारत का हिस्सा बनेगा। इसी समय उसने जिन्ना से भी संपर्क किया और जिन्ना ने संकेत दिया कि पाकिस्तान त्रावणकोर के प्रतिनिधि को स्वीकार कर सकता है और लाभकारी समझौता हो सकता है। जब ये बात दिल्ली पहुंची तो नेहरू नाराज़ हुए और उन्होंने त्रावणकोर के प्रतिनिधि को लगभग ये कहकर गंभीरता से लेने से मना कर दिया कि अब आप पाकिस्तान के अलग सौदे की बात कर रहे हैं तो भारत आपको किस आधार पर विश्वसनीय माने। उधर बीपी मेनन लगातार ये समझा रहे थे कि यदि 500 से आसपास रियासतें खुद को स्वतंत्र घोषित कर देंगी, पूरा उपमहाद्वीप प्रशासनिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अराजकता में चला जाएगा। आसपास के राज्यों में, खासकर हैदराबाद में, कम्युनिस्ट आंदोलन और किसान मजदूर राजनीति तेज हो रही थी। इसलिए छोटी रियासतों ने न जनता को संभाल पाएगी, न सीमाएं और न ही अपनी अर्थव्यवस्था को। इसके साथ ही ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कांग्रेस और कांग्रेस की इकाइयां रियासतों में प्रजामंडल और जन आंदोलन के जरिए राजाओं पर दबाव बना रही थीं कि वे भारत में विलय स्वीकार करें और प्रजा को उसका अधिकार दें। ये भीतर का जन दबाव भी राजाओं के लिए उतना ही निर्णायक होता जा रहा था जितना कि दिल्ली की कूटनीति। इसी दौर में बीबी मेनन ने माउंटबेटन के सचिव एबेल के माध्यम से ये रणनीतिक भाषा तैयार करवाई कि डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशंस पर अंतरिम रूप से विलय केवल एक अस्थायी व्यवस्था है और संविधान बनने के बाद राज्यों के पास अपनी स्थिति की समीक्षा का विकल्प रहेगा। ये भाषा शासकों को तत्काल शांत करने की रणनीति थी ताकि वे तुरंत भारत से जुड़ने के लिए तैयार हों। यही संदेश त्रावणकोर तक पहुंचा। उसे ये भरोसा मिला कि अभी की स्वीकृति अंतिम रूप से स्थायी नहीं मानी जाएगी। साथ ही अंदर से जन दबाव बढ़ा तो अंततः 30 जुलाई को त्रावणकोर ने संधि पर
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए और ये लिखा कि संविधान बनने के बाद अपनी स्थिति की समीक्षा का अधिकार वो सुरक्षित रखता है। इस तरह जो राज्य सबसे ज़्यादा स्वतंत्रता की भाषा बोल रहा था वही सबसे पहले व्यावहारिक रूप से भारत से जुड़ गया। इसके बाद धौलपुर, इंदौर, बड़ौदा और भोपाल जैसे राज्यों ने भी शुरुआत में त्रावणकोर और हैदराबाद के साथ मिलकर स्वतंत्र मोर्चा जैसा रुख अपनाया। उनकी कल्पना ये थी कि यदि वे समय लेते रहे तो या तो भारत से बेहतर शर्तें मिल जाएंगी या ब्रिटेन के साथ कोई विशेष संबंध का रास्ता खुल जाएगा। धौलपुर अलग ट्रीटी चाहता था, लेकिन माउंटबेटन ने साफ लिख दिया कि किसी राज्य के साथ अलग संधि नहीं होगी। जो राज्य विलय नहीं करेगा वो भारत में अलग थलग पड़ जाएगा। इसी समय माउंटबेटन ने गायकवाड़, ग्वालियर, धार, देवास, कोल्हापुर और संडूर के राजाओं से कहा कि वे इंदौर के महाराजा होलकर को दिल्ली लेकर आए, जो लगातार बातचीत से बच रहे थे। जब ये लोग विमान से इंदौर पहुंचे तो पता चला कि होलकर भोपाल चले गए। वे भोपाल पहुंचे, नवाब से गुजारिश की, लंबा नाटक चला। फिर होलकर को इंदौर वापस लाया गया ताकि वो दिल्ली आकर बातचीत के लिए तैयार हों। होलकर ने पहले 2 अगस्त की तारीख दी, फिर भोपाल के नवाब के दबाव में कहा कि 4 अगस्त को नवाब के साथ आएंगे। वे आए भी और नेहरू और पटेल से मिले भी, लेकिन फिर भी विलय के लिए तुरंत तैयार नहीं हुए। उधर लंदन में ब्रिटिश सरकार और माउंटबेटन के बीच ही बहस चल रही थी कि रियासतों पर कितना दबाव दिखाया जाए। माउंटबेटन ज़मीन की वास्तविकता देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि शासकों और प्रजा के बीच दूरी बहुत बढ़ चुकी है। जनता लोकतंत्र चाहती है और यदि रियासतें विलय से इनकार करेंगी तो भीतर विद्रोह बढ़ सकता है और भारत सरकार आर्थिक नाकेबंदी, संचार कटौती और सेना की शक्ति का इस्तेमाल कर सकती है। ब्रिटिश सरकार खुलकर दबाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्हें डर था कि उन पर प्रिंसेस पर जबरदस्ती का आरोप लगेगा और विपक्ष, खासकर चर्चिल का धड़ा भारत बिल के खिलाफ खड़ा हो सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना रुख और अधिक स्पष्ट किया। भारत सरकार ने अडॉप्टेशन ऑर्डर जारी करके एक नया सम्मान यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बनाया, जिसमें यह साफ लिखा कि राज्य जो विलय करेंगे वो भारत के अभिन्न अंग होंगे। अब ये केवल 3 विषयों पर तकनीकी समझौता नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक रूप से ये स्वीकृत माना जाएगा कि वह क्षेत्र भारत का हिस्सा है। 5 अगस्त को बीपी मेनन ने ये नया दस्तावेज और स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट सभी रियासतों को भेजा और प्रेस में ऐलान कर दिया कि हैदराबाद, इंदौर, भोपाल और धौलपुर को छोड़कर सब 15 अगस्त तक संविधान सभा में आ जाएंगे। नेहरू ने इंदौर के महाराजा होलकर को व्यक्तिगत पत्र लिखकर विलय की महत्वता समझाई। फिर भी होलकर का रुख यही रहा कि वे भोपाल के साथ संयुक्त नीति बनाएंगे, पाकिस्तान के दस्तावेज का इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि दोनों डोमिनियन डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स में कोई संयुक्त व्यवस्था बनाते हैं या नहीं। भोपाल ने ये भी कहा कि वह हैदराबाद और जम्मू कश्मीर के फैसले का इंतज़ार करेगा। इसी बीच जिन्ना ने अपनी तरफ से सक्रिय राजनीति शुरू करी। वो हैदराबाद, भोपाल और रामपुर जैसी मुस्लिम शासित रियासतों को उकसा रहे थे कि वो स्वतंत्र रहें या पाकिस्तान की तरफ झुकें। जब रामपुर ने भारत के साथ विलय कर लिया तो वहाँ मुस्लिम नेताओं ने दंगे भड़काने की कोशिश की। जोधपुर के महाराजा को भी जिन्ना ने आकर्षक प्रस्ताव दिए। कराची के बंदरगाह का मुफ्त उपयोग, हथियारों की स्वतंत्र खरीद, जोधपुर से सिंध के रेल मार्ग पर अधिकार और अकाल के समय अन्य सहायता। लेकिन शर्त ये थी कि जोधपुर भारत में न जाए। ये प्रस्ताव राजा को आकर्षक लगे और वो जिन्ना से मिलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही पटेल को यह जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत महाराजा से मुलाकात की और भारत की तरफ से व्यावहारिक आश्वासन दिए। कच्छ के बंदरगाह, रेल संबंध, खाद्यान्न आपूर्ति और भविष्य में सम्मानजनक व्यवस्था। इस साफ बातचीत के बाद महाराजा ने वहीं भारत का इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। इससे ये स्पष्ट हो गया कि कुछ रियासतें अनिश्चितता का उपयोग करके दोनों पक्षों से बेहतर सौदे निकालने की
कोशिश कर रही थीं, लेकिन अंततः भूगोल, अर्थव्यवस्था और जन दबाव उन्हें भारत की ओर खींच रहा था। भोपाल के नवाब ने समय बढ़ाने की मांग की, जैसे हैदराबाद को मिली थी, लेकिन पटेल ने साफ कर दिया कि हैदराबाद एक विशिष्ट और अलग स्थिति है, बाकी को इतना समय नहीं दिया जा सकता। अंततः भोपाल ने ये रास्ता निकाला कि वो दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेगा, उसे सीलबंद लिफाफे में माउंटबेटन के पास रख दिया जाएगा और 15 अगस्त के बाद खोला जाएगा। माउंटबेटन ने इसे स्वीकार किया और भोपाल भी विलय की दिशा में आगे बढ़ गया। बड़ौदा के गायक बड़ ने 12 अगस्त को, इंदौर और धौलपुर ने 14 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिए। 15 अगस्त 1947 तक स्थिति ये बनी कि लगभग सभी रियासतें डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स और कम्युनिकेशन के विषयों पर भारत के साथ जुड़ चुकी थीं। केवल हैदराबाद को कुछ समय दिया गया था और जम्मू कश्मीर ने कोई दस्तावेज तब तक साइन नहीं किया था। दूसरी तरफ जूनागढ़ के नवाब ने भौगोलिक और जनसंख्या के हितों के विरुद्ध पाकिस्तान में विलय के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे नया संकट पैदा हो गया। ब्रिटिश सरकार भी अंत में उसी दिशा में आगे बढ़ने लगी जो व्यवहारिक रूप से भारत के लिए टिकाऊ थी। भारत ने ये तय किया कि वो भविष्य में गणराज्य बनकर भी कॉमनवेल्थ में ही रहेगा और ब्रिटेन ने अपने कॉमनवेल्थ नियम में बदलाव करके गणराज्य सदस्यता की अनुमति दे दी। इससे ब्रिटेन को भरोसा हुआ कि भारत पूरी तरह उनके प्रभाव क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा। इसलिए ब्रिटिश सचिव ने भी ये स्पष्ट कहा कि दोनों नए डोमिनियन, रियासतें और ब्रिटेन सबके हित में यही है कि रियासतें अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार जल्द से जल्द भारत या पाकिस्तान में विलय कर लें। यहाँ भौगोलिक स्थिति शब्द का अर्थ स्पष्ट था कि हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे भीतर घिरे राज्य लंबे समय तक स्वतंत्र नहीं रह सकते। इसके बाद लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि केवल कॉमनवेल्थ या फिर 3 विषयों वाला इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन या केवल माउंटबेटन की कूटनीति ही निर्णायक नहीं थी, बल्कि रियासतों के भीतर उठती जनता की राजनीतिक चेतना, प्रजामंडल के आंदोलन, वामपंथी और किसान मजदूर ताकतों का उभार और कांग्रेस का संगठनात्मक दबाव, इन सब ने मिलकर त्रावणकोर, धौलपुर, इंदौर, बड़ौदा और भोपाल जैसी रियासतों को भारत के साथ जोड़ने की तरफ धकेला। पटेल और बीपी मीनन की भूमिका यहाँ एक ऐसे संयोजक की तरह दिखती है जिसमें वे ब्रिटिश अस्पष्टता को अपने पक्ष में मोड़ते हैं, रियासतों की महत्वाकांक्षाओं को सीमित करते हैं और जनता के उभरते दबाव को एक राजनीतिक ऊर्जा की तरह पढ़कर एक संयुक्त भारत के लिए रास्ता खोलते हैं। इसके साथ साथ कठिनतम 3 रियासतों का संदर्भ भी सामने आता है, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। इन तीनों के मामले में सेना की भूमिका भी आई, कूटनीति भी आई और ब्रिटिश और पाकिस्तान की रणनीति भी गहरे रूप से जुड़ती दिखती है। जूनागढ़ और हैदराबाद में मुस्लिम शासक थे और जनता बहुसंख्यक हिंदू थी, जबकि जम्मू कश्मीर में इसका उल्टा था, शासक हिंदू था और बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी। हैदराबाद भारत से चारों तरफ घिरा हुआ था, जूनागढ़ का समुद्र से संपर्क था, लेकिन वो भी चारों ओर भारतीय भूभाग और रियासतों से ही घिरा था। और जम्मू कश्मीर ऐसा राज्य था जो अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, भारत और पाकिस्तान के निकट भौगोलिक महत्व रखता था। इसलिए ये केवल भावनात्मक या वैधानिक प्रश्न नहीं थे, बल्कि गहरे स्ट्रेटेजिक प्रश्न भी थे। जूनागढ़ का मामला ये दिखाता है कि भूगोल और जनता की इच्छा के विरुद्ध निर्णय कैसे संकट बनते हैं। जूनागढ़ सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र किनारे था और आबादी लगभग 80% हिंदू थी। सोमनाथ मंदिर भी इसी क्षेत्र में आता है। आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक दृष्टि से उसका भारत से जुड़ना स्वाभाविक था। इसलिए नवाब महाबत खान और उनके दीवान शाहनवाज भुट्टो ने पाकिस्तान में विलय का निर्णय लिया। नवाब लंदन चले गए ताकि 15 अगस्त से पहले दिल्ली की बातचीत से बचा जा सके। भारत ने प्रतिक्रिया में पहला वैधानिक स्थिति मजबूत की, फिर मंगरूल और बाबरियाबाद जैसी छोटी रियासतों के विलय को आधार बनाकर सेना की कार्यवाही की और अंततः जनमत संग्रह से वैधता स्थापित की। इसी प्रकरण में जनमत संग्रह का सिद्धांत एक राजनीतिक संदर्भ बन गया, जिसे पाकिस्तान ने बाद में कश्मीर के संदर्भ में अपने पक्ष में
एक तर्क की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसी समय डिफेंस कमिटी ऑफ कैबिनेट और सुप्रीम कमांड जैसी व्यवस्थाएं का संदर्भ भी आता है, क्योंकि आज़ादी के बाद भी कई उच्च सैनिक पदों पर ब्रिटिश अधिकारी बन रहे और संक्रमण काल में निर्णय प्रक्रिया पर उनका प्रभाव बना रहा। सुप्रीम कमांडर औचिनलेक के अधीन सेना का विभाजन और पुनर्गठन चल रहा था। ऐसे में कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर रणनीतिक निर्णय, सूचना का प्रभाव और सैन्य संचालन का वातावरण जटिल हो गया, क्योंकि दोनों सेनाओं के तंत्र में ब्रिटिश कमांड और सलाहकारों की उपस्थिति थी। लेखक मानते हैं कि इस संक्रमण काल में भारत को निर्णायक स्वायत्तता यानी कि डिसीजन ऑटोनॉमी को तेजी से मजबूत करना चाहिए था, क्योंकि राजनीतिक आज़ादी के साथ साथ सामरिक और रणनीतिक नियंत्रण भी उतना ही आवश्यक होता है। जम्मू कश्मीर का मामला इसी जटिलता का सबसे बड़ा उदाहरण बनता है। डोगरा शासन के अधीन ये राज्य था। आबादी बहुसंख्यक मुसलमान थी, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप विविध था। घाटी में अलग परंपरा, जम्मू और लद्दाख में अलग जनसंरचना और उत्तरी क्षेत्रों में अलग धार्मिक और भाषाई पहचान। शेख अब्दुल्ला जैसी राजनीति भी इस राज्य में एक अलग लोकतांत्रिक स्वर बन चुकी थी। उसी समय पाकिस्तान की तरफ से सीमांत क्षेत्रों के कबीलों का उपयोग, सशस्त्र घुसपैठ और सैन्य योजना का प्रयोग हुआ, जिससे स्थिति तेजी से बिगड़ी। महाराजा हरि सिंह का निर्णय टलता रहा। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रश्न उठा, आर्थिक नाकेबंदी और दबाव का खेल चला और अंततः कबायली हमले के बाद भारत से सैन्य सहायता की मांग आई। भारत ने वैधानिक रूप से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर को आवश्यक शर्त माना। उसके बाद सेना उतरी और युद्ध की परिस्थिति बनी। बाद में संयुक्त राष्ट्र में मामला ले जाने का निर्णय भी भारतीय राजनीति और कूटनीतिक दिशा पर दीर्घकालिक असर डालता है, क्योंकि युद्ध विराम और नियंत्रण रेखा जैसी वास्तविकताएं भी उसी दौर में आकार लेती हैं। हैदराबाद का मामला भी उतना ही संवेदनशील था, क्योंकि ये राज्य आर्थिक रूप से मजबूत था, संसाधन संपन्न था और भीतर से सामाजिक तनाव मौजूद था। जनता बहुसंख्यक हिंदू थी, लेकिन शासन संरचना और सशस्त्र समूह रजाकारों के रूप में सत्ताधारी तंत्रों से जुड़ा हुआ था। निजाम की स्वतंत्र रहने की नीति, मजलिस से इस्तीफात उल मुस्लिमीन का प्रभाव और ब्रिटिश कानूनी सलाहकारों की भूमिका, इन सब के बीच भारत सरकार ने पहले स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का रास्ता अपनाया। फिर स्थिति बिगड़ने पर पुलिस एक्शन जैसे सैन्य कदम से राज्य को संघ में समाहित किया गया। यहाँ भी भूगोल निर्णायक था, क्योंकि हैदराबाद चारों तरफ से भारत से घिरा था। पाकिस्तान से उसका भूभागीय संपर्क नहीं था और भीतर का जनदबाव भी लगातार बढ़ रहा था। ये पूरा दौर ये दिखाता है कि भारत की एकता केवल कागजों से नहीं बनी। एक तरफ औपनिवेशिक हित, सामरिक गणना, कॉमनवेल्थ का ढांचा और क्षेत्रीय राजनीति का दबाव था। दूसरी तरफ भारतीय नेतृत्व के सामने प्रशासनिक एकीकरण, कानूनी व्यवस्था, शरणार्थियों की समस्या, सांप्रदायिक हिंसा और सुरक्षा संकट थे। लेखक मानते हैं कि यदि इस समय भारत की निर्णायक स्वायत्तता कमज़ोर होती और यदि संघीय एकीकरण का काम समय पर नहीं होता, तो भारत लंबे समय तक बिखरे हुए ढांचे में फंस सकता था। इसी कारण पटेल और बीपी मेनन की भूमिका केवल बातचीत या दस्तावेजों तक सीमित नहीं दिखती, बल्कि एक राज्य निर्माण की रणनीति के तहत दिखती है, जहां भूगोल, प्रशासन, सुरक्षा, जनता की राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण सबको एक साथ पढ़कर निर्णय लिए जाते हैं। अंत में कोल्ड वॉर वाली दृष्टि भी इस पूरे परिदृश्य को व्यापक बनाती है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर हो चुका था। अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बन चुके थे और दुनिया दो खेमों में बंटने लगी थी। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन, आयरन कर्टेन और बाद में नाटो जैसी संस्थाएं, ये सब ये संकेत देती हैं कि अब भू राजनीति का केंद्र केवल उपनिवेश नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन और साम्यवाद विरोध की रणनीति बन चुकी थी। इस संदर्भ में दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया का महत्व बढ़ गया। हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक भूमिका बढ़ी और ऐसे में पाकिस्तान जैसे राज्य का भू राजनीतिक उपयोग, विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमांत क्षेत्रों के संदर्भ में, पश्चिमी रणनीति के लिए आकर्षण बनता चला गया। लेखक मानते हैं कि इस वैश्विक परिवेश को समझे बिना विभाजन, सीमांकन और कुछ क्षेत्रों पर नियंत्रण की रणनीति
को पूरी तरह समझना कठिन है, क्योंकि ये केवल स्थानीय राजनीति नहीं थी। इसके पीछे उस समय की बदलती विश्व व्यवस्था भी एक बड़ी पृष्ठभूमि में खड़ी थी।